ससुराल वालों, कहाँ छुप कर बैठे हो सबके सब? हाँ? कोई बताएगा कि पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं, और पैसों का इंतजाम होगा भी या नहीं? अरे बहरे हो गए हो क्या सबके सब? अरे नहीं इंतजाम हो रहा तो भी साफ साफ बता दो। जीजा जी देखिए, जोर जोर से चिल्लाने से चैन नहीं मिलने वाली है। उसके लिए पैसे लगते हैं, पैसों का इंतजाम हम कर रहे हैं ना। तुमसे बात कौन कर रहा है? और तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि इस घर में जितनी भी समस्याएं हैं ना, सबका जड़ तुम ही हो। पहले खुद चेन गिरवी रखकर किताबें खरीदवाई और फिर खुद पढ़ाई छोड़ दी। तुम ना अपनी शक्ल मत दिखाया करो मुझे। चले जाओ यहाँ से। ऐसी बात मत कीजिए मेरे भाई से। ठीक है ना करो। करूंगा तो क्या करोगी? मारोगी मुझे? हाँ मारोगी? मारोगी? हाँ अरे मारोगी ना मुझे? ये अरे पकड़ो पकड़ो। अरे मारो मुझे। तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। हथौड़ा पकड़ो और मेरा सर फाड़ दो। किसी को लग जाएगा, सर फोड़ दो, किसी के हाथ में लग जाएगा। जीजा जी छोड़ दो दीदी का हाथ। मेरा सर फोड़ दो इससे। जीजा जी यही खड़ी रहो, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है। इसने मुझे धक्का दिया। आओ देख रहा आपने, इसने मुझे धक्का दिया। अरे देख रहे हो, इस घर के दामाद को धक्का दिया। अरे कोई इज्जत नहीं रह गई है यहाँ पर इस घर के दामाद की। मुझे धक्का दिया इसने, इसने मुझे सबके सामने धक्का दिया। वाह वाह, राम जी ये संस्कार दिए हैं? मतलब बेटा दामाद को धक्के मार रहा है। अरे बिल्कुल गिरा हुआ है ये परिवार। ना शर्म है, ना हया है, ना कोई संस्कार। मेरे घर में ऐसा हुआ होता ना तो अब तक घर का बुजुर्ग थप्पड़ मार चुका होता। ससुर जी देखिए दामाद जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके यहाँ सबके सामने तमाशा मत कीजिए। तमाशा? मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। ससुर जी मेरे हाथ में सोने की चेन रख दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मिल जाएगी जीजा जी, जितना वक्त दिया है उतना इंतजार कर लीजिए। और हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारी बहन यूं ससुराल को छोड़कर यूं मायके में बैठी है। बहुत समस्या है जीवन में, है ना आनंद? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। हाँ हिमराव, वो ठेला चलाना शुरू करो। भंगार खरीदना बेचना शुरू कर दो। ए भंगार वाले, मुझे भंगार बेचना है। मेरे घर में बहुत भंगार पड़ा है, जा सब लेकर आओ। जा। क्या है ना, बैरिस्टर के यहाँ काम करने की ना तुम्हारी औकात है और ना ही जात। तुम्हारी बहन की चेन मैं छुड़वा दूंगा। और मैं ठेला ले भी आया हूं। आओ। भीमराव, तुम्हारा ठेला ले आया हो? जाओ काम शुरू करो। नहीं, मेरा बेटा ठेला नहीं खींचेगा। हाँ सही है, फिर चाहे मतलब बेटी मायके में ही पड़ी रहे। क्यों राम जी? नरोत्तम जोशी, आप ऐसे मौके का फायदा लेकर हमारे जीजाजी को भड़काइए मत। अच्छे से जानते हैं आप जैसे लोगों को। वहां सतारा में भी गंगा दीदी के पति को ऐसे ही भड़काया था सब लोगों ने, और आप भी वही कर रहे हैं। ये बात याद रखना आनंद, और ये बात तब बोलना जब ये
ये तुम्हारी बहन को छोड़कर चला जाएगा। हाँ, और ससुर जी, गंगा दीदी को भी तो उनके पति ने छोड़ दिया था ना? उसी तरह मैं भी मंजुला को छोड़कर चला जाऊंगा। और जिस तरह आप अपनी बहन को पाल रहे हैं ना, मंजुला को भी उसी तरह पाल लीजिएगा। और मर्द ऐसे ज्यादा कर भी का सकत है, छोड़ के भागा ही तो सकत है। आज चेन छुड़वा दोगे तो कल कोई और बहाना बना ले है कि जेके छोड़ के ना ही जाना होता है वो कबहो ना ही जात है। जेके छोड़ के जाना होता है ओकरे लिए चाहे कुछ कर लो, कोई भी बात मान लो, वो तो छोड़ के जेबे करी। फुलिया अच्छा बोला, लेकिन अभी भाषण का समय है नहीं। अभी तो समय है ये देखने का कि भीमराव अपनी बहन के लिए ठेला चलाएगा या नहीं। नहीं चलाएगा भीम ठेला। सर, मैं लगा देता हूँ। नहीं, दूर रहो। घबराइए मत, छूऊंगा नहीं आपको। आप अपवित्र नहीं हो जाएंगे। मेरे बचपन में ऐसी ही मेरी आई एक बार बीमार पड़ी थी। वैद्य आए थे तो उन्होंने कुछ कपड़ा हाथ में लपेट के आई की नाड़ी देखी थी। मैं ये कागज से लगाता हूं। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। भीम, वो टेबल पर सबसे ऊपर नीले रंग की एक फाइल रखी है, उसे उठाकर लाओ। मुझे देखना था कि किसी और बैरिस्टर के पास नौकरी ढूंढने जाते हो या यहीं रहने के लिए संघर्ष करते हो। ये मेरे नए केस की फाइल है और 2 दिन बाद सच में इसकी हियरिंग है। और तुमने जिस तरह से पुलिस को बुलाया, ये तो समझ में आया कि तुम्हारा दिमाग चलता है। अब कुछ दिमाग इस केस पर भी लगाओ, और यदि कुछ समझ में आता है तो मुझे बताओ। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई लेटने की जगह है? गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहाँ से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। इनसे कहा तो इन्होंने कहा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनोगे, तो सब बच्चों मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा। सर, बचपन से अंदर जाने के लिए दरवाजे पर बैठकर बहुत संघर्ष किया है, इसलिए यहां से वापस जाने का सोचा भी नहीं था। लेकिन आपने एक काम दिया है,
फाइल को जरूर पढ़ूंगा और जो कुछ भी मेरे समझ में आता है आपको आके बताऊंगा। मुझे माफ करने के लिए थैंक यू सर। और इस काम के लिए भी। कल से समय पर आ जाना। बुआ, फुलिया काकी ने सही कहा। ये सोने की चैन पाकर भी शांत नहीं होंगे। कल फिर हमें किसी और चीज के लिए डराएंगे। जीवन बस डरते और लड़ते ही बीत जाएगा। बुआ, हम औरतें इसीलिए डरती है ना कि अगर हमारे पति हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो मैं बस इसलिए सोच रही थी कि मैं भी कोई नौकरी ढूंढूं। बाबा आई ने मुझे भी तो पढ़ाया था ना। एक बार 2 पैसे कमाने लायक हो जाऊंगी तो चीजें शायद अपने आप ठीक हो जाएं। ऐसे इनकी हिम्मत भी नहीं होगी ऐसे आकर हमारी बेइज्जती करने की। सही कह रही है, लेकिन तुझे नौकरी देगा कौन? भैया, भीम, आनंद, उनको मुश्किल से नौकरी मिली है, तुझे कहां से मिलेगी? और भूल गई तू एक औरत भी है। आप सही कह रही है बुआ, और कुछ तो सोचना होगा ना। हम औरत की जिंदगी ऐसी ही होती है बेटा, दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों के बारे में कुछ करने में, इसी संघर्ष में बीत जाती है। और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप लोगों ने रमा को कहीं देखा क्या? क्यों, क्या हुआ? होगा क्या, अब घर की छोटी बहू नहीं मिल रही है तो घर की बड़ी बहू का तो कर्तव्य है ना उसे ढूंढना। लक्ष्मी, अगर ऐसा ही कर्तव्य मुझे समझ में आता तो मैं तेरा और जीजाबाई का घर के बाहर जाना मुश्किल कर देती। भीम के पीछे सबका पड़ना कम है जब रमा के पीछे पड़ गए हो। मंजुला, देखा, जिंदगी का यही खेल समझ में नहीं आता है। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे ससुराल में सबका इतना ध्यान रखती हो, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे हैं। और ये लक्ष्मी, इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन ये अच्छाई उसे समझ में नहीं आती है। मंजुला, आज भीमाबाई की बहुत याद आ रही है। वो भी ऐसे ही मेरे बाल में तेल लगाकर मेरे बाल बनाया करती थी। अगर वो आज जिंदा होती तो ये सब नहीं होता शायद। आई
रमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गई होगी फिर से उस भीम के पीछे। लकड़ी लाने गई थी। रमा, मिला ही भीम को। पति और ससुराल दोनों के बीच में संतुलन बैठाने के लिए जो करना होगा करूंगी ही ना। बुआ और आनंद भैया भी आने वाले थे, लेकिन कुछ समस्याओं में घिर गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप सबने हमारी इतनी मदद की है कि काश मैं भी तुम्हारी कुछ समस्याएं कम कर पाता। ये सब छोड़िए पंडित जी, अभी जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। वो तो हो ही जाएगी। डॉक्टर साहब बोले हैं कि आज इन्हें घर ले जा सकते हैं, तो सोच रहा हूँ कि आज शाम की गाड़ी से मैं सातारा चला जाऊं। और भीमराव, तुम्हें भी मौका मिले तो सातारा जरूर आना, हमें अच्छा लगेगा। हाँ भाव, हम कुछ लड़कियां मिलके ना पढ़ाई करती हैं और हमारी प्रेरणा स्तोत्र आप ही हैं। आप अगर सतारा आएंगे ना तो हमारी सहेलियों को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। जरूर, मैं भी सातारा आने का बहुत बार सोचता रहता हूँ। और हाँ भाव, कल का खाना बहुत अच्छा था। हाँ भीमराव, कल का खाना बहुत स्वादिष्ट था। अच्छा, आप लोग बात करो, मैं तब तक अस्पताल की कागजी कार्रवाई पूरी करके आता हूँ। जी। राम जी उठो। ये देखो राम जी, देखो मंगेश कितना चैन से सो रहा है। इसे देखकर पुराने दिन याद आ गए, जब सतारा में ये हम लोगों को बेचैन करके रखा हुआ था। और उस बेचैन करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका इसी की होती थी। और आज देखो खुद कितना चैन से सो रहा है, वो भी हमारे घर में। छोड़ दो ना पुरंजन, पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा है? पुरंजन, राम जी से कुछ सीखो। जब देखो पुरानी बातें लेकर बैठे रहते हो। अब छोड़ो ये सब भाई, और मेरे लिए कोई काम धंधा ढूंढ दो। फुलिया, कहाँ जा रही हो? नहीं डलिया माँ, अब हमका मत रोको। अब हम गाँव जाए, यहाँ ना रही बे। तुम्हारा गांव में है कौन? और सालों पहले तुम यहाँ आ गई। यहाँ तो हम सब है ना। सबके होए में और पति के होए में ना बहुत फर्क होता है। जब वो छोड़ के ही चलेगा तो फिर कहाँ यहाँ रहे हम। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अगर जीवन साथी छोड़कर चला जाए तो जीवन काटने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जीवन खत्म तो नहीं हो जाता ना। हमका ज्ञान मत दो, काहे कि ना बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिकरे ऊपर पड़त है ना वही जानत है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ज्ञान नहीं दे रहा। आपके तो पति आपको छोड़कर गए। आप ये उम्मीद तो रख सकती है ना कि आपके पति को कभी आपकी याद आ जाए और वो वापस आ जाए। लेकिन मैं तो ये उम्मीद भी नहीं रख सकता। मेरी पत्नी मर चुकी,
मुझे हमेशा के लिए अकेले छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी मैं आगे के जीवन के लिए सोच रहा हूं ना। राम जी और उनका परिवार अब मुझे मदद कर रहे हैं, ये लोग आपकी भी मदद करेंगे। और अगर आप ऐसे निराश हताश हो जाएंगे तो कैसे होगा? आ जाओ, सब तोड़ो ये सब सामान चाल वाल, सब तोड़ो, सब तहस नहस कर दो। उठाओ, फेंको ये सब। रुकिए, आप ऐसे कैसे तहस नहस कर सकते हैं? आपको जो भी करना है उस जोकू के साथ कीजिए, हम आपको ये सब कुछ नहीं करने देंगे। उस जोकू ने मेरे घर की इज्जत उड़ा दी, सब तहस नहस कर दिया। हटाओ ये सब। देखिए, हम सब जानते हैं कि आपके साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन इसमें चाल वालों की क्या गलती है? गलती ये है कि तुम सब छोटी जाति के हो और तुम लोगों की सोच भी छोटी है। लालची हो सबके सब। उससे क्या लगा कि बड़ी जात की बहू को लेकर भाग जाएगा तो उसकी औकात बढ़ जाएगी। हो सकता है उसने अपनी कुंठा खत्म करने के लिए सब किया हो। तुम सब एक जैसे हो और मैं अपना हिसाब तुम सब से लेकर रहूंगा। बनिया हूँ बनिया, समझ में आया? मैं पूरा हिसाब लेकर जाऊंगा यहाँ से। तोड़ो रे, तोड़। ठहरो, अगर तुम्हें लगता है कि इनकी जात छोटी है तो मैं पंडित हूं। तुमसे कहीं ज्यादा ऊंची जात है मेरी, और मेरी नजर में तुम अपराधी हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंडित से सवाल करते हो मूर्ख? ईश्वर से डर नहीं लगता तुम्हें? ईश्वर का प्रतिनिधि हूं मैं, और जिसके साथ खड़ा हो जाऊं वो सही होता है। क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। हमने आपसे ऐसे बात की, पर क्या करें, ये छोटी जाति के लोग लाठी की भाषा ही समझते हैं। हमें भी लाठी चलानी आती है। देखिए, दरअसल हम समझ नहीं पाते हैं कि असली गुनाह किसका है, क्योंकि हमारी आंखों पर जात की पट्टी बंधी होती है। तुमसे बड़ी जात का अगर कोई भी आदमी अपराध करता है तो सिर्फ वो एक ही आदमी अपराधी होता है, ना कि सारी जात। और अगर कहीं छोटी जात ने अपराध कर दिया तो तुम उस पूरी जात को गुनहगार बनाकर उनको सजा देने चले आते हो। गुरुजी, बोलो बोलो। उस दिन भीमराव जिस बैरिस्टर के बारे में बात कर रहा था ना, कि उस बैरिस्टर ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। हाँ, वो मैं ही था। क्या वो तुम थे? लेकिन तुमने भीमराव को नौकरी से क्यों निकाल दिया? उसकी योग्यता की जांच कर रहा था गुरुजी। और फिर आपने ही तो सिखाया है ना कि मदद करने से पहले मदद मांगने वाले की पात्रता की जांच अच्छे से की जानी चाहिए। प्यासा व्यक्ति ही पानी की सही कीमत समझता है। और गुरुजी, मैंने पाया कि एक दिन वो सच में बहुत बड़ा बैरिस्टर बनेगा। अवश्य बनेगा। भीमराव एक दिन सबसे बड़ा बैरिस्टर अवश्य बनेगा, क्योंकि उसमें ज्ञान की बहुत प्यास है। और मुझे इस बात का संतोष है कि अब वो तुम्हारे पास आ गया है, तो उसका मार्गदर्शन भी अच्छे से हो जाया करेगा।
दूध। मैं भी माँ में पैदा होती तो आपकी कुछ मदद कर सकती। अच्छा, लेकिन तुम्हारे माहू में पैदा होने का मेरी मदद करने से क्या संबंध है? आप ना बिल्कुल बुद्धू है। देखिए, मैं माँ में पैदा होती तो बचपन आपके साथ गुजरता, हमारी दोस्ती भी हो जाती, फिर आप मुझे पढ़ाना भी शुरू कर देते, फिर मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ी समझदार हो जाती, फिर ये कागज समझने की कोशिश मैं भी कर सकती थी। होने को तो ऐसा भी हो सकता था रमा कि अगर तुम माऊ में पैदा होती तो क्या पता हमारा विवाह ही नहीं होता, और ना ही तुम सुबह सुबह मेरे लिए दूध और खुद के लिए चाय लेकर यहाँ खड़ी होती, और ना ही प्यारी प्यारी संभावनाओं पर ऐसी बातें करती। अजीब है आप तो। मैं बचपन से साथ रहने की बात कर रही हूँ और आप? ठीक है, पढ़िए और ये दूध पी लीजिएगा, कहीं और जाके चाय पी लूंगी। रमा, आओ, आ जाओ। रमा, किसी की मदद करने के लिए उस साथी के बराबर काबिल और समझदार होना जरूरी नहीं होता है, और मेरे लिए तुम बहुत समझदार ही हो। मैं पढ़कर इसका मतलब तुम्हें समझा दूंगा। फिर तुम्हें जो समझ में आता है वो मुझे बताना और मेरी मदद करना। देखो, मिस्टर पाटिल ऑन 14th नाइट भीम को एक अच्छे जीवन साथी और एक सही मार्गदर्शक मिल गया। अब भीम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बैरिस्टर साहब, नमस्कार। अरे ये क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहा। देखो, मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे कहने से मैं भीमराव को नौकरी से नहीं निकालूंगा। फिर तो समस्या हो जाएगी बैरिस्टर साहब। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं आप ही काम करने लायक ना बचे। धमकी दे रहे हो? वो भी एक वकील को? धमकी नहीं, सलाह दे रहा हूँ बैरिस्टर साहब। क्या है, कोर्ट के बाहर आप, मैं, सब बराबर हैं, तो धमकी समझना है तो धमकी समझिए, फिक्र समझना है तो फिक्र समझिए, जो समझना है वो समझिए, लेकिन जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। बाकी ख्याल रखिए। चलता हूं।